झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद अब निजी और सरकारी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के संदिग्ध और कन्फर्म मरीजों के केसेस की सूचना सरकार को देनी आवश्यक होगी। मैं हूं रजनी जायसवाल, स्वागत करती हूं आप सबों का avianpost.com के खास हेल्थ शो हमारी सेहत में, जहां बात होती है आपके और हमारी सेहत की। आप अपने सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को हमें मेल कर सकते हैं news@avianpost.com पर। हम उसके इलाज के लिए बात करेंगे कंसर्न डॉक्टर से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस अपना पांव पसार रहा है। आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश की अगर हम बात करें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 5500 से भी ज़्यादा केस सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि यह फंगस एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। डायबिटिक और कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इसके केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं रांची के मेडिका हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुज से। डॉक्टर अनुज, अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद हमने एक अजीब गरीब कह सकते हैं नाम सुना, ब्लैक फंगस। तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दें कि ये ब्लैक फंगस क्या है। एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है वो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम लोग इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और ब्लैक फंगस बेसिकली एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मतलब वो सही नाम नहीं है उसके लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सामान्य लोगों को समझाने के लिए इस वर्ड का यूज़ हुआ था, और अब तो ये काफ़ी मतलब इसी वर्ड से जो है इस डिजीज़ को जाना जाता है। और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये काफ़ी पहले से, इनफैक्ट प्री कोविड एरिया में भी जो इंडिया था उसमें सबसे ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखने को मिलते थे। सबसे ज़्यादा जो आपको पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो डायबिटिक कोमा में थे, जिनका इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ था, वैसे पेशेंट्स में हम लोग पहले भी देखते रहे हैं। और पहले भी इंडिया में ही, भारत में ही सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के मिलते थे। लेकिन जो कोविड का ट्रीटमेंट चला, कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉइड्स चले, जो हमने इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दिए जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उन सब के कंबाइंड के कारण जो है म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर में भी केसेस हमें देखने को मिले, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मतलब कि जो लास्ट मुझे लगता है कि करीब 10 दिन पहले तक अराउंड 45,000 एक्टिव केसेस थे म्यूकोरमाइकोसिस के इंडिया में। तो बीमारी पुरानी है, लेकिन अभी जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस देख रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के जो केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत के साथ साथ ये झारखंड में भी आए दिन हम देख रहे हैं 5-6 केसेस आ रहे हैं, और लोग मतलब इलाज हो रहा है और लोग मर भी रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो इसके क्या कारण हैं? अगर आप देखिएगा तो जो एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में जो एक्टिव म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं वो 950 हैं, और एक्टिव कोविड केसेस जो हैं वो 830 हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइड अराउंड 45,000 केसेस अभी रिपोर्टेड हैं। झारखंड में जो कल का सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से करीब 100 एक्टिव केसेस हैं, और जिसमें 100 एक्टिव, 50 सस्पेक्टेड, और अराउंड 30 डेथ्स हुए हैं। ये गवर्नमेंट का जो सरकारी आंकड़ा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब जो नंबर्स हैं झारखंड में एटलीस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे। तो करीब 400-450 केसेस जो हैं अभी झारखंड में होंगे। और अभी लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो पहला 3 वीक है कोविड के रिकवरी के बाद, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं लोग। तो पहला 3 वीक, क्योंकि अब केसेस हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते में केसेस कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगले 8 दिन 10 दिन के बाद से केसेस जो है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो करंट जो हमारे पास पेशेंट्स एडमिटेड हैं
सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो इलाज है वो काफ़ी लंबा चलता है, मतलब 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते तक चलता है, और मेडिकेशंस भी इसमें देना होता है, सर्जरी भी लगता है। तो अभी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि अगला 1-1.5 महीना जो है हम लोग इससे जूझते रहेंगे। देखिए बेसिकली कारण क्या होता है, ब्लैक फंगस हो गया किसी बंदे को, उसके कारण क्या है? देखिए ब्लैक फंगस बेसिकली एक सामान्य फंगस है जो कि इन्वायरमेंट में सब जगह पाया जाता है। मतलब अगर हम इस रूम से भी 2 सैंपल लेंगे तो उस सैंपल में भी हो सकता है हमें म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो मिल जाए। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह, वो जो फंगस है वो ओमनी प्रेजेंट है। आज तो देख रहे हैं अखबारों में, मैगजीन्स में आ रहा है कि ये फ्रिज के कॉर्नर्स में आप देखेंगे Exactly. प्याज में देखेंगे। हाँ, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बेसिकली उसी ग्रुप का फंगस है, ठीक है, सेम ग्रुप का फंगस है, और ये इन्वायरमेंट में सब जगह प्रेजेंट है। ये सामान्य लोगों में भी जिनको म्यूकोर सस्पेक्टेड नहीं है, उनके भी अगर आप बॉडी से सैंपल लेंगे तो हो सकता है आपको म्यूकोरमाइकोसिस का उसमें कण मिल जाए। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसका मतलब है कि जब उस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिलता है तभी वो शरीर पे हावी होता है, उससे पहले जो है वो शरीर में चुपचाप पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जिनका शरीर उस फंगस से लड़ने में सक्षम नहीं है, वैसे केसेस में ये एक गंभीर बीमारी के तौर में जो है वो उभरता है। कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो गया है? इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ कार्डिनल साइंस हैं, खास करके कोई भी ऐसे पेशेंट जो कि ससेप्टेबल है मतलब जिनमें होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल रहा है, आप लंबे समय के लिए आईसीयू में रहे हैं, या आपको ऑक्सीजन थेरेपी चला है, या फिर कोई भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स खास करके टोक्लिजुमैब वगैरह चला है, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में किसी भी प्रकार का चेहरे में या हेडेक, फेशियल पेन और हेडेक, चेहरे के हिस्से में सूनापन, नाक में से काला डिस्चार्ज होना या ब्लैक एस्चर दिखना, तालू में किसी प्रकार का घाव होना, दांत में किसी भी प्रकार का अननेचुरल मोबिलिटी होना, मतलब कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन दांत काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। अगर ये सब में कोई भी लक्षण है और आप हाई रिस्क जोन में आते हैं तो आपको इमीडिएटली जो है एक डॉक्टर से सलाह लेके और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं ये म्यूकोरमाइकोसिस का लक्षण तो नहीं है। तो बेसिकली ये सब सारे प्राइमरी लक्षण हैं, और अगर आप हाई रिस्क जोन में हैं और ये सब लक्षण है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। ब्लैक फंगस को सरकार ने महामारी घोषित कर दी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो खैर बहुत ज़रूरी था ही, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ फिर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सकती है, जो रेट्स है उसको कंट्रोल कर सकती है, किसी तरह के अफवाह नहीं फैले इसके लिए ज़रूरी है। तो वो तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही और वो ज़रूरी है ही। एक चीज़ जो लैकिंग है वो ये है कि एक जो कोई भी गाइडलाइन जो होती है, देखिए जो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये बहुत ही इवॉल्विंग सिस्टम है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अपने हिसाब से कुछ करता है, हर कुछ का ट्रायल होता है, हर कुछ का स्टडी होता है। जो स्टडी हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, उसके लिए एक अलग स्टडी होती है, और जब एक कंक्लूसिव रिजल्ट आता है उसके बाद ही वो चीज़ जो है वो लागू की जाती है। तो इसीलिए जो एलोपैथिक साइंस है वो हमेशा से एक इवॉल्विंग साइंस है, और हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। ज़रूरी ये है कि जो हमारे यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं, जो एक एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस पे एक बहुत पहले से ही, उनको पता है 2018 में ही एक ग्लोबल गाइडलाइन आई थी जो कि यूरोपियन कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी ने जारी की थी। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाया था कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में किस स्टेज में आपको कैसे इंटरवीन करना है, क्या दवाइयाँ चलनी हैं, दवाई के क्या कैसे प्रोटोकॉल फॉलो होना है, कब सर्जरी करना है, कितनी जल्दी सर्जरी करना है, सबका एक प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से डेवलप है। ज़रूरी ये है कि जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल हो, सरकार इस बात पे ज़्यादा जोर दे कि यूनिवर्सल प्रोटोकॉल जो है वो यूनिवर्सली लागू हो, देश भर में समान प्रोटोकॉल जो है वो लागू होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, किसी चीज़ से तभी आप बच पाएंगे, और तभी अगर एक फिक्स गाइडलाइन है। अगर हम जो छोटे छोटे शहर में वहाँ पे हम देखते हैं जैसे जो हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड हुआ है, अगर एम्स ने कुछ गाइडलाइन जारी भी की तो वो हर जगह फॉलो नहीं हुआ, हर हॉस्पिटल के अपने अपने प्रोटोकॉल से। तो वो ना होके एक जो यूनिवर्सल गाइडलाइन है जो कि एक
ढंग के कंक्लूसिव स्टडी पे बेस्ड है, ठीक है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा, वो ऑलरेडी गाइडलाइन जारी की है एम्स ने, लेकिन थोड़ा अगर और सख्ती से लागू हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। झारखंड जैसे छोटे राज्यों की या डेवलपिंग राज्य की, स्टेट की हम जब बात करते हैं, तो ऐसे में ब्लैक फंगस के इलाज की यहाँ पे क्या है? यहाँ तो खैर मेडिसिन तो मिल जाता है, मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है और इलाज काफ़ी अस्पतालों में हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस के। मेडिसिन में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दिक्कत है। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो एक सरकार का प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल में फॉर्म वगैरह भर के हम भेज देते हैं और पेशेंट्स को वो दवाई आराम से मिल जाती है। तो वो इशू नहीं है। खर्च जो है वो एक मेन कंसर्न है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत कॉस्टली है। आप मान के चलिए कि एक वायल जो है करीब 6800 रुपये का है और अगर कोई 60 kg का व्यक्ति है तो उसको एक दिन में जो है 5 वायल चलेगा। हाँ, एक दिन में वो है 5 mg पर kg बॉडी वेट। अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो, अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है तो 10 mg पर kg बॉडी वेट। एक वायल जो आता है वो 50 mg का। तो अगर कोई 60 kg का व्यक्ति है तो मान के चलिए कि उसको 300 mg चलना है। 300 mg का मतलब हो गया मोटा मोटी आपको 6 वायल, मतलब पर डे का खर्च हो गया करीब 50,000 रुपये। तो ये चलना रहता है 2 हफ्ते के करीब तक। तो दवाई का जो खर्च है ये एक मेजर, जी हाँ, एक सस्ती दवाई अवेलेबल है वो जो लाइपोसोमल नहीं है, लेकिन वो हम तभी दे सकते हैं जब क्रिएटिनिन वगैरह बहुत नॉर्मल लेवल में रहे, क्योंकि ओवरऑल ये जो दवाई है ये किडनी के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए बहुत कुछ मॉनिटर करना पड़ता है। आप अगर लाइपोसोमल भी दे रहे होते हैं तो हम रेगुलरली पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल, पोटेशियम लेवल ये सब मॉनिटर करते रहते हैं। और अगर आप सस्ती दवाइयों में जाते हैं तो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो खर्च जो है एक मेन कंसर्न है। इस पे मुझे लगता है नागपुर में एक स्टार्ट भी होने वाला था, शायद वो 2000 रुपये का एक वायल बनाने वाले थे, अभी तक तो नहीं आया है। झारखंड में इसका इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल। हाँ, खर्च की वजह से पेशेंट को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों की अपेक्षा ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे दवाइयाँ मिल जा रही हैं। पेशेंट को ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, पहला तो ये है कि अपना शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रखें। कुछ जगहों पे ब्लैक फंगस का ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके जो वेट सर्फेसेज हैं, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो एहतियातन आपको ऐसे जगहों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इम्यूनिटी को अपना थोड़ा बनाए रखें। रेगुलरली जो है आप बिटाडीन वगैरह, माउथ वॉश वगैरह है वो करें, और किसी भी तरह का सिम्टम होने पे इमीडिएटली जो है आप डॉक्टर से सलाह लें। किस टाइप के पेशेंट में ये ज़्यादा दिक्कत? डायबिटिक पेशेंट्स जो, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास डाटा आया था, हमारे पास डाटा ये आया था कि वैसे ही पेशेंट्स कोविड के जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहा है, जिनको स्टेरॉइड चला है या फिर जिनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर चला है, बस वही रिस्क जोन में थे। लेकिन हमारे पास बाद में जो कुछ डाटा आया उसमें ये देखा गया कि कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका शुगर बहुत ज़्यादा शूट अप नहीं किया था, वो आईसीयू में भी नहीं थे, उनको ऑक्सीजन भी नहीं चला था, उनको स्टेरॉइड भी नहीं चला था, और उसके बावजूद भी उनको हो गया। तो कुछ ऐसे फाइंडिंग्स थे जो ये सजेस्ट करते थे कि कोविड जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, ठीक है। मतलब कि सिर्फ कोविड की वजह, चूंकि आपको कोविड हुआ है तो भी आप म्यूकोरमाइकोसिस के लिए थोड़ा हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों की संख्या जो है वो काफ़ी कम थी। तो अभी भी हम लोग ये ज़रूर रखेंगे कि जो जिनको स्टेरॉइड चलाए या जो उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा है वो हमेशा हाई रिस्क जोन में। बाकी पेशेंट्स, अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आपको म्यूकोर के सिम्टम्स हैं तो आप डेफिनेटली थोड़ा सतर्क हो जाइए, अदरवाइज आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको इसका खतरा जी हाँ, जिनका अनकंट्रोल शुगर रहा है इलाज के दौरान भी या इलाज के बाद भी, वो हाई रिस्क जोन। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में काफ़ी मिथ है। लोग सोचते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, एक बार अगर आंखों में ये हो गया तो उसकी रोशनी वापस नहीं आती। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देगी, क्या है? देखिए, पहला तो ये है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये जस्टिफाई करता हो कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है।
इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। एक आदमी से दूसरे आदमी में बीमारी फैलने के कोई भी केसेस रिपोर्टेड नहीं है। जहाँ तक आँखों की रोशनी की बात है, तो अगर इसका संक्रमण आपकी आँखों तक फैल गया है, आप और उस संक्रमण की वजह से आपके आँखों की रोशनी जा चुकी है, तो हम लोग जो है वो इन्फेक्शन और आगे बढ़ के ब्रेन तक ना फैले, इसके लिए जो है वो सलाह दिया जाता है कि आप जो है एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें। मतलब कि जो हिस्सा संक्रमित हो गया है वो एरिया बेसिकली डेड हो जाता है, उसका ब्लड सब तो वापस नहीं आती है, वो एरिया डेड हो जाता है। ठीक है, तो हाँ ये है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हुई है, पूरी तरह नहीं गई है, तो डेफिनेटली आप हम लोग लोकली वहाँ पे इंजेक्ट करके और उसको हम लोग कॉम्बैट करते हैं। लेकिन जो खासकर चेहरे की हड्डियाँ हैं, जो हड्डी गल गई है वो वापस से वो पूरी गली गई है, आपको वो सर्जरी करके और वो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए सर्जरी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो एग्रेसिव सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बहुत ही खबरें आ रही हैं कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो रहे हैं और सर्जरी अवॉइड कर रहे हैं। ये बात समझना होगा कि मतलब लोगों को एजुकेट ये करना बहुत ज़रूरी है कि जो हिस्सा आपका सड़ गया है वो संक्रमित हिस्से को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज वो हिस्सा सड़ा हुआ रहेगा, उसमें लाइफ वापस आएगा नहीं, वो पस बनता रहेगा, वो इन्फेक्ट करता रहेगा, वो बाकी हिस्सों को भी डैमेज करता रहेगा। इसलिए अगर कोई हिस्सा आपका संक्रमित हो गया है तो उस हिस्से को हम लोग एग्रेसिवली ऑपरेट करके पूरा हिस्से को क्लीन करके, और तभी आपको दवाई भी जो है वो सही तरीके से ये करेगी। उससे क्या होगा कि आपका दवाइयाँ का जो डोज है, जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ा कम होगा। आज हमने बात की डॉक्टर अनुज जी से, जिनसे बातचीत करके हमें काफ़ी ही अच्छा लगा। इन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी सारी हमें जानकारियाँ दी, जिन्हें कि हमारे फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। धन्यवाद इनका। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।